हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम लोग इस समय इंग्लिश PYQs कर रहे हैं और उसमें इसमें जो सेशन चल रहा है वो MTS 2022 का है। MTS 2021 का सेशन पूरा कर चुका हूँ और 23 का भी सेशन पूरा कर चुका हूँ। 22 का बचा रह गया था जिसमें मई वाला पूरा ख़त्म हो चुका है। 2 महीने में हुआ था, मई का हुआ था, जून में हुआ था। मई ख़त्म हो चुका है, जून चल रहा है इस समय। जून में भी हम लोग इस समय 16 जून का शिफ्ट 2 करने चल रहे हैं। 16 जून का शिफ्ट 1 वाला हम लोग कल किए थे, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ख़ास तौर से जो गलत हुए हैं उन पर हमारी फोकस रहेगी और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन वो गलत क्यों हुए और उसकी जगह पर होना क्या चाहिए था। एक्चुअली आपने सॉल्व करते समय कौन सी आइडिया गलत लगाई थी, आपने क्या गलत सोच लिया था जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ। तो चलो तो ये पहला क्वेश्चन है आज का। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, ब्रैकेटेड पार्ट की मीनिंग बतानी है। देखो, विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड पार्ट। जो ब्रैकेटेड पार्ट है क्या है, ग्रेट इंटरेस्ट और कंसर्न। इसके लिए एक वर्ड में आप मीनिंग बता दीजिए किस सेंस में ये लगा हुआ है। सिचुएशन देखो, द वुमेन स्टेयर्ड एट मी। वुमेन मतलब वहाँ ढेर सारी महिलाएं थी, स्टेयर्ड का मतलब घूर के देख रही थी, मी मतलब मेरी ओर। तो वो औरतें, वो महिलाएं मुझे घूर कर देख रही थीं। अब कैसे देख रही थी, विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड कंसर्न, बड़े इंटरेस्ट और बड़े कंसर्न के साथ। तो उत्सुकता हो गई ना, बड़ी उत्सुकता के साथ। तो क्या होगा, विद क्यूरियसिटी। क्यूरियसिटी का मतलब होता है आप बड़े उत्सुक होकर के कुछ जानने के लिए बड़े मतलब उस तरह से आप देख रहे हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, मालिक वाले भाव से देखना। कंट्रोल का मतलब फिर वही मालिक वाला भाव हो गया। इंटेलेक्ट मतलब होता बड़ी समझदारी, ठीक है ना। विद इंटेलेक्ट होगा नहीं, विद इंटेलिजेंस होगा, या हाँ इंटेलेक्ट भी हो सकता है, बड़ी बुद्धिमानी के साथ देख रही थी। तो इसमें जो मीनिंग दी है ना, ग्रेट इंटरेस्ट एंड कंसर्न, उसके लिए क्यूरियसिटी ही यूज किया जाएगा। आपका आंसर सेकेंड वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक ही वर्ड है यूबिक्वियस, इसमें बताना है कि कौन सी वाली स्पेलिंग सही है। तो एक बात हमेशा जान लो, यूबिक्वियस में पहले UBI होगा फिर QUI होगा, ये इसकी शर्त है। UBI QUI, तो UBI तो यहाँ दिया है लेकिन QI दिया है, QUI नहीं दिया है। यहाँ QUI दिया है तो UBI नहीं दिया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ UBI दिया है, QOI दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। UBI QUI TOU, यस ये होगा चौथा वाला। यूबिक्वियस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ फाउंड एवरीवेयर, यूनिवर्सल हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ जो सर्वत्र व्याप्त हो, जैसे हवा है, तो हवा हर जगह है ना, पृथ्वी के किसी कोने में आप जाओगे तो ये क्या हो गया, हर जगह हवा तो होगी। तो हवा जो है, जो एयर है, वो क्या है, यूबिक्वियस है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वर्ड में आ जाओ। वर्ड क्या, एक सेंटेंस है, इसमें करना क्या है, वही स्पेलिंग एरर। तो इन्होंने कहा 3 हैव स्पेलिंग एरर्स, 3 सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है, एक है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो हम लोग इस तरह का तो कई क्वेश्चन करते ही रहे हैं। चलिए यहाँ देख रहे हैं कंसेंसस की स्पेलिंग गलत। जब तक आपको बता रहा था तब तक इसी पे निगाह पड़ गई। कंसेंसस की जो स्पेलिंग होती है ना, वो एक्चुअली होती है CONSEN, कंसेंसस, ठीक है। क्या होगा, ये होगा CONSEN, ना कि CEN, ये गलत हो गया। तो मतलब इनका तो काम तमाम हो गया। आगे इस वाले में देख लो, कंट्रोवर्सी लिखा हुआ है। कंट्रोवर्सी में TRA नहीं होता, TRO होता है ना, कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी होगा। तो इनका भी काम ख़त्म हो गया। अब देखो ये वाला बॉयंट है, ठीक है, BUY होता है ना। क्या होता है बॉयंट की स्पेलिंग, BUY, B पहले U होगा फिर O होगा, ठीक है, BUOYANT। बॉयंट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग, जो किसी तरल पदार्थ पर कुछ तैर रहा हो तो उसको बॉयंट कहते हैं। तो ये 3 तो काम तमाम हो गए। अब यहाँ देख लो, कंपनीज की स्पेलिंग सही लिखा है, लूज भी सही है, देयर भी सही है, ओवरसीज भी है, एक्सपोजर भी सही है। तो 4th इज द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग मिस्टेक। अदरवाइज ऑल द 3 सेंटेंसेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैज़ सम और द अदर स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे क्या है, खाली जगह भरना है। आंट पुतेनिया, ठीक है, आंट पुतेनिया वॉज डैश अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स ऑफ कौन सा, आफ्टर डिनर मीन्स
आफ्टर डिनर मीन्स मतलब रात में खाना खाने के बाद कुछ मिनट वगैरह टाइप की चीज़ें जो लोग खाते हैं तो उसकी एक छोटी सी डिब्बी होगी, वही डिब्बी वो क्या कहती सबके आगे पास कर रही थी। तो पासिंग राउंड होगा कि पासिंग अराउंड होगा कि पास अबे तो नहीं हो सकता भैया, ये क्योंकि हो जाएगा डाई, गुजर जाने के लिए। अच्छा, ये वाज लगा है, वाज के साथ यहाँ हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, क्योंकि आंट पुनिया ये सब्जेक्ट हैं और डूअर भी हैं, इन्होंने इस काम को किया है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म वाले दोनों तो गए काम से फिलहाल, ठीक है। तो अब दो बचे हुए हैं, बताओ दोनों में क्या करोगे। तो इसमें क्या लगेगा, अराउंड लगेगा, राउंड नहीं, पास अराउंड होता है। पास अराउंड का मतलब होता है मेज पर जितने लोग बैठे होते हैं सबके पास एक एक बार वो चीज़ भिजवाना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, फिर फिलर का क्वेश्चन है। इसमें देखो, आई वांटेड टू डैश थिंग्स दैट गर्ल्स वर नॉट सपोज्ड टू डू। देखो, आई वांटेड टू डैश, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, दैट वो चीज़ें जो गर्ल्स वर नॉट सपोज्ड टू डू, मतलब ये भी आई जो है ना वो भी लड़की ही है। तो वो लड़की जो है वो कह रही है कि मैं वो कई सारे काम करना चाहती थी जिनके बारे में माना जाता है कि लड़कियां वो काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक तो लग जाएगा आई वांट टू डू, मैं एक काम करना चाहती थी। अब यहाँ लिखा अलॉट, अलॉट, अलॉट में क्या लिखता है, ए लिखा जाता है और LOT अलग से लिखा जाता है और ऑफ अलग से लिखा जाता है। ये वाला अलॉट तो नहीं होगा, अलॉट ऑफ ये वाला सही है। अलॉट ऑफ में OFF नहीं होता, सिंगल F होता है। और डन, डन हो ही नहीं सकता है क्योंकि आई वांट टू लगा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, डन नहीं हो सकता। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गर्ल्स वर नॉट सपोज टू डू, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एंटोनीम बताना है किसका, इम्पर्टिनेंट का। इम्पर्टिनेंट होता है ना, थोड़ा ढीठ टाइप का आदमी होता है। देखिएगा कितनी मीनिंग निकलते हैं। ढीठ, ढीठ व्यक्ति जो होता है वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब क्या होगा, अनरिस्पेक्टफुल, ठीक, ये दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये ढीठ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पोलाइट, पोलाइट तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इम्पर्टिनेंट ढीठ टाइप का आदमी होता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये रहा आपका पहला वाला ऑप्शन। इंसोलेंट और इररिलेवेंट, ये दोनों क्या होते हैं, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, ये दोनों जो होते हैं, हाँ, ये इम्पर्टिनेंट और इंसोलेंट दोनों की मीनिंग ढीठ होती है और दोनों की मीनिंग अनरिस्पेक्टफुल होती है। इररिलेवेंट भी करीब करीब वैसा ही है। इररिलेवेंट मतलब नॉट रिलेटेड टू होता है, जो किसी चीज़ से रिलेटेड ना हो, और काफ़ी हद तक एक मीनिंग में भी आता है जो ढीठ हो, दूसरों की रिस्पेक्ट ना करता हो। तो ये दोनों तो गए काम से। पर्सनल मतलब निजी हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। तो इम्पर्टिनेंट होता है जो दूसरों की रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करता, उसका अपोजिट क्या होगा, पोलाइट होगा, डाउन टू अर्थ होगा, ठीक है। 7 नंबर में आओ भाई। 7 नंबर में क्या करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के लिए आप एक वर्ड में ढूंढ के बताओ। स्टेट ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब आप उपद्रव हो कर रहे हैं या आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, मतलब उग्र टाइप के हो रहे हैं। एजिटेशन हड़ताल के लिए आती है ना। तो स्टेट ऑफ एजिटेशन स्पेशली ओवर अ ट्राइवियल मैटर, ओवर अ ट्राइवियल मैटर। ट्राइवियल मैटर कहता है, ट्राइवियल मतलब होता है बहुत मामूली सी बात पर, बहुत मामूली सी बात पर गर्मा गर्मी हो जाए, इसी को कहते हैं, ठीक है। मामूली सी बात पर गर्मा गर्मी को क्या कहेंगे, वरी कहेंगे कि फर्स्ट कहेंगे कि हारमोनी कहेंगे कि स्टॉर्म कहेंगे। इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, मेक अ ग्रेट फर्स्ट। मेक अ ग्रेट फर्स्ट का मतलब क्या होता है, बहुत हो हल्ला मचा देना, बड़ा बवाल काटना, ठीक है। तो यही होगा, छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल काटे हो, उसी को फर्स्ट कहते हैं। हारमोनी मतलब होता है एक तरह से तालमेल, सामंजस्य, प्रेम भाव, मेल मिलाप होता है। स्टॉर्म तूफान होता है, आप लोग जानते हैं। 8 नंबर पे आ जाओ, क्या करना है इनको 8 नंबर में, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। किसका, ये ब्रैकेटेड पार्ट है, यहाँ पे लिखा, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखो इसी में कुछ गलती है, उसका सही करना है आपको। तो पढ़ना पड़ेगा, बिसाइड्स द एटमॉस्फेरिक चेंजेज दैट मेक अ स्वेट। देखो इन्होंने कहा कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो हमें पसीने होने लगते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो हमको हमारी जिसकी वजह से हमें पसीना आ जाता है। वो कौन से हैं, देखो हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलस।
हार्मोनल, हार्मोन्स की वजह से, या इमोशनल, हम दुखी हो गए हैं, खुश हो गए, इस वजह से हमारा कोई इमोशनल। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस सिंगुलर है। अब दोनों का मिला देंगे तो क्या होना चाहिए? लगाना चाहिए हमें प्लूरल। तो प्लूरल में क्या होगा? स्टिमुलाई लगाना पड़ेगा, STMULLI, सॉरी LII स्टिमुली होता है। अब ये डबल लिखते नहीं है जल्दी, तो केवल एक आई लगाया जाता है। तो हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलस कैन आल्सो काज स्वेटिंग। तो ये तो स्टिमुलस गलत होगा, स्टिमुली होगा। हार्मोनल एंड इमोशनल स्टिमुली आल्सो काजेज, देखो काजेज है, यहाँ एंड लगा है ना बेटा, एंड लगा है तो ये काजेज, वो दो चीज़ें हो जाएंगी तो काजेज नहीं लगा पाओगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, प्लूरल चाहिए। हार्मोनल एंड इमोशनल स्टिमुली आल्सो कॉज स्वेटिंग, स्वेटिंग, ठीक, तो ये गलत तो हो गया। हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुली कैन आल्सो कॉज स्वेटिंग, ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलस आल्सो कॉजिंग स्वेटिंग, ठीक है। तो आल्सो कॉजिंग नहीं होगा, आल्सो कॉज लगाओगे, और स्टिमुलस नहीं स्टिमुली होना चाहिए ना, क्योंकि दो हो गए ना, हार्मोनल और इमोशनल दो तरह के हो गए तो स्टिमुली होंगे, स्टिमुलस नहीं होगा। तो आपका सेकेंड वाला आंसर जो है वो मोस्ट सुटेबल आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 9 नंबर पे। 9 में क्या कह रहे हैं कि करेक्ट इडियम, ठीक है ना, इनके लिए आपको क्या करना है? करेक्ट इडियम यूज करना है। ये 4 इडियम दिए हुए, बताओ इसमें कौन सा इडियम फिट होगा। सिचुएशन है कि दैट्स जस्ट लाइक जूली, ये तो बिल्कुल उसी तरह हुआ कि जैसे जूली ऑलवेज कमिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली, वो किसी निर्णय पर बहुत क्विकली, बहुत तुरंत किसी निर्णय पर पहुंच जाती है। कोई डिसीजन लेने के पहले बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है, विचारती नहीं है, चिंतन मनन नहीं करती है, थिंकिंग नहीं करती है, बस तुरंत किसी निर्णय पर पहुंच जाती है, ठीक है। इवन बिफोर शी नोज द फैक्ट, वो फैक्ट को जानती है फिर भी नतीजे पर बहुत जल्दी पहुंचती है। तो बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंचने के लिए इडियम क्या लगाओगे? जंपिंग इन विद बोथ फीट, यही होगा। जंपिंग इन विद बोथ फीट का मतलब होता है आप किसी नतीजे पर बहुत जल्दी चल जाते हैं। बाइटिंग हर ओन टंग का मतलब हुआ जैसे आपके मुंह से कुछ गलत निकलने वाले। सपोज 4 लोग कहीं पे बैठे हुए हैं, उनके सामने आप कुछ बोलने जा रहे हैं, अचानक मुंह से कुछ ऐसा निकलने जा रहा था जो उस माहौल के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं? जैसे मुंह से आवाज़ निकलने वाले वैसे ऐसे करते हो ना, तो अपनी जीभ खुद अपने दांत से बाइट करते हो, मतलब अरे क्या गलत बोलने जा रही थे, रुको। तो इसको कहते हैं बाइटिंग हर ओन टंग। रेयरिंग टू गो, तो रेयरिंग टू गो का मतलब क्या होता है ना, कोई आदमी बहुत क्यूरियस होता है, वेरी ईगर होता है, क्या टू स्टार्ट, वेरी ईगर टू स्टार्ट, कोई काम शुरू करने की इनको बहुत जल्दी होती है, तो कहते हैं रेयरिंग टू गो। सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब क्या हुआ? दोनों सेम खतरे में हैं। जैसे कोई खतरा है, जो 2 लोग हैं दोनों उसी सेम खतरे में, दूसरे कहते हैं एक ही नाव के सवार हैं। एक ही नाव के सवार का मतलब हुआ सेलिंग इन द सेम बोट, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है? आपको एरर ढूंढनी है। द 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, जो 1918 में इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक फैला था, स्वीप द वर्ल्ड विद इन मंथ्स, उसने मतलब पूरी दुनिया को महीनों में साफ कर दिया। तो अब देखो 1918 की बात है, 100 साल से पहले की बात है, तो यहाँ जो स्वीप लिखा है उसकी क्या होनी चाहिए? सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये स्वीप की जगह होगा एक्चुअली स्वेप्ट, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलो आंसर कहाँ है? स्वीप, ये है, फर्स्ट इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो 11 नंबर फिर से एरर का ही क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं। ही बेस्ट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ द फाइट इट इज़ नो लॉन्गर हिज डिसीजन टू मेक। तो ही अंडरस्टैंड, देखो ही अंडरस्टैंड, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अंडरस्टैंड क्या हो गई? प्लूरल वर्ब हो गई। तो अब देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है, यानी हम प्रेजेंट में रहें, तो ये जो अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, इस अंडरस्टैंड में हमको एस लगाना पड़ेगा, तो होगा ही बेस्ट अंडरस्टैंड्स। तो अंडरस्टैंड में आप एस लगाइए, ये जो अंडरस्टैंड है यहाँ पे एस लगाइए, तब सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, और फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो 12 में फिर से फिलर है।
तो लिखा सी डैश एंड लेफ्ट द रूम केयरफुली पुलिंग द डोर शट। उसने खींच के दरवाज़ा बंद किया, कमरे के बाहर चली गई। उसके पहले क्या किया होगा, तो लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए। साइड मतलब एक किनारे होता है, जबकि हमें वर्ब लगानी है, और साइड मतलब भी नाउन होता है। हटाओ, साइड यही है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे मैच करोगे तो यही होगा। तो आप क्या लगाएंगे, साइड। SIGH, साई का मतलब क्या होता है, आह भरना। जैसे आदमी कभी कभी कहते हैं हो हे भगवान, ऐसे जब हम लोग कहते हैं उसी को कहते हैं शाई। तो जोर से ऐसे की होगी, कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजे को बंद कर दिया। ये स्लाइड तो यूँ होता है करने को, ठीक है। चलिए आगे 13 नंबर में देखो क्या करना है, वही सब्स्टिट्यूट। किसको, ये लिखा हुआ बाय द वे इन व्हाट। देखो पढ़ लेते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इज बाय द वे इन व्हाट दे फील एंड बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब किस तरह से वो दोनों एक दूसरे को के साथ बिहेव करते हैं, एक दूसरे को कैसा फील करते हैं। तो बाय द वे, बाय द वे तो बाय द वे भी ठीक नहीं है, हाँ हो सकता है बाय द वे, लेकिन इन व्हाट नहीं होगा, तब क्या होगा, इन विच होना चाहिए। द वे इन विच, वे के लिए क्या लगेगा, मतलब तरीका, आप दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है ये वो बताता है कि आप किस तरह से दूसरे को कैसे फील करते हैं। तो द वे होगा, यहाँ बाई नहीं लगेगा। द वे इन विच, इनके साथ व्हाट नहीं लगेगा। द वे इन विच, वो तरीका जिससे दे फील एंड बिहेव टूवर्ड्स ईच अदर, दो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो 13 में कौन सा हो जाएगा, फिर क्या होगा, देखिए द वे बाई विच नहीं हो पाएगा, नो करेक्शन हो नहीं सकता। बाई विच अभी मैंने कहा नहीं हो पाएगा, क्या होगा, द वे इन विच, ये चौथा वाला होगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या करना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न विद द नेचर एंड अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी विचारधारा कि इस दुनिया में जो कुछ भी खूबसूरत है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी पेड़ पर खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, तो रुक के उसकी तारीफ़ करो, प्रशंसा करो, खूबसूरती का आनंद लो। तो इसको कहते हैं सौंदर्य बोध। और सौंदर्य बोध को क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स। असाइलम क्या होता है, आश्रम। एक दिन और आया था ये, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आश्रम होता है असाइलम। जैसे कोई आदमी पागल वागल हो जाता है तो पागल खाने ले जाते हैं। अटेनमेंट का मतलब क्या होता है, रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है किसी बात का। और एस्पर्सन का क्या मतलब होता है बताइए। एस्पर्सन होता है ना किसी की रेपुटेशन पर अटैक। जैसे मान लो मेरा थोड़ा बहुत नाम है, थोड़ी बहुत इज्जत है, कोई मेरी इज्जत पर या मेरी जो रेपुटेशन है उसी पर कोई अटैक कर दे, चार आदमी लग जाए बदनाम करने के, अरे वो बहुत घटिया आदमी है, कई लोगों को धोखा दिए हैं, तो मेरी जो इमेज बनी है, जो रेपुटेशन है, वो बर्बाद हो जाएगी। उसी को कहते हैं एस्पर्सन, ऐसा काम करने को कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें फिर वही कह रहे हैं दैट रिप्लेसेज, रिप्लेस क्या करना है, यही प्लीज एडमिनिस्टर योर नेम एंड बिजनेस। ठीक है, तो लिखा है वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ मैगी। मैगी की मिनिस्ट्री में, मैगी को खाने वाली मैगी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, कैपिटल में एम लिखा है तो किसी का नाम होगा। मैगी की मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्लीज़ एडमिनिस्टर योर नेम एंड बिजनेस। यहाँ अपना नाम लिखिए, तो एडमिनिस्टर नहीं होता, जैसे इंजेक्शन से दवाई शरीर के अंदर डाली जाती है उसको एडमिनिस्टर कहते हैं। रजिस्टर में अपना नाम लिखने को एडमिनिस्टर नहीं कहते हैं। चलो, तो नो करेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि करेक्शन की ज़रूरत है। प्लीज़ इन्फॉर्म योर टाइटल, अपनी टाइटल बताओ, ये नहीं होगा। बल्कि प्लीज़ डायरेक्ट योर नेम, अपना नाम का निर्देशन किया जाता है, नहीं, बल्कि क्या होगा, प्लीज़ स्टेट योर नेम। हाँ, स्टेट मतलब बताइए, कहिए, अपना नाम बताइए, ये हो सकता है। तो चौथा यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है। आगे आ जाओ नेक्स्ट में 16 नंबर पे। देखो 16 में कर क्या रहे हैं, इडियम एंड फ्रेज, मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, यही है। तो मीनिंग ऑफ इडियम देखो, एज इजी एज पाई, मतलब इतना आसान कोई चीज़, इतनी आसान जितनी कि एक पाई। इसका मतलब क्या होता है, वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी। कोई चीज़ क्या है, बहुत ही आसान है, उसको कहते हैं। तो ये रहा वेरी इजी, आपका 16 का फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। चलिए 17 में आ जाइए। 17 भी फिलर का क्वेश्चन है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन मोर सिविलाइज्ड टाइम्स इवन द मोस्ट डैश एनिमीज वर ट्रीटेड विद डिग्निटी।
तो जब सिविलाइज्ड समय था मतलब कह रहे हैं इन मोर सिविलाइज्ड टाइम्स, मतलब जब और सिविलाइज्ड टाइम था। अब आजकल के लोगों को लगता है कि हम ही सबसे सिविलाइज्ड हैं। तो इन मोर सिविलाइज्ड टाइम्स इवन मोस्ट डैश एनिमीज, अब एनिमी है तो क्या लगाओगे, एनिमी, इन एजुकेबल एनिमी, इन विंडिकेबल एनिमी, या एक्सप्लिकेबल एनिमी, या इम्प्लिकेबल एनिमी, कौन कैसा एनिमी, एमिनी बोल दिया मैंने, एनिमी दुश्मन, ठीक है, जीभ स्लिप कर गई है। तो इनको भी हम लोग बड़ी डिग्निटी के साथ ट्रीट किया करते थे, उनका भी मतलब उचित दुश्मन है तो, लेकिन उनको जिस लेवल की दुश्मनी उस तरह का उनको रिस्पेक्ट भी दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ड आप लगा सकते हैं दुश्मनी के लिए, ऐसी दुश्मनी को भी बड़े मान सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता था, तो इसके लिए कौन सा वर्ड आप यूज करना चाहोगे, बोलो। इन एजुकेबल, देखो इन एजुकेबल का मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट बी एजुकेटेड, ऐसा व्यक्ति जिसको आप सिखा पढ़ा नहीं सकते हो, इन एजुकेबल हो जाएगा, तो दुश्मन के लिए वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। विंडिकेबल, बताओ, विंडिकेबल का मतलब होता है दोष सिद्ध करने योग्य, मतलब कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा दोष जिसको प्रूव किया जा सकता है, एनी मिस्टेक या एनी क्राइम दैट कैन बी प्रूव्ड, वो विंडिकेबल होगा, ये भी यहाँ नहीं लगेगा। एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, कोई चीज़ जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन करने का मतलब को आप उसको आसान कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से तो कोई लगा नहीं है, चौथा लगा ही लो। और वैसे इम्प्लिकेबल का मतलब क्या होता है, बताओ। इम्प्लिकेबल का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें खुश नहीं किया जा सकता, ऐसे लोग जो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो दुश्मन के लिए यही वर्ड सबसे सुटेबल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 18 नंबर पे, इसमें करना है फिर वही नो एरर का मैटर है। इफ़ आई वॉज योर सिस्टर आई वुड हैव नेवर स्लैप्ड यू, अगर मैं तुम्हारी बहन होता तो, या होती तो मैं तुम्हें कभी थप्पड़ ना मारती। सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, यदि मैं तुम्हारी बहन होता तो, ये इमेजिन कर रहे हो। तो अगर मैं तुम्हारी बहन होता तो ऐसे सेंटेंस में वाज नहीं, हमेशा क्या लगता है, वर लगता है। तो इसमें एरर का पोर्शन कौन होगा, ये चौथा वाला होगा। इफ़ आई वाज नहीं, इफ़ आई वर होना चाहिए था। एक बार फिर से समझ लो, जब भी इमेजिनरी सेंटेंस होता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं करोड़पति होता, इफ़ आई वर अ मिलियनर, अगर मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, तो सबके साथ ही, सी, ईट, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ वर्ड लगता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन हो गया। अब चलिए अगले वाले में चलते हैं भाई। नेक्स्ट वाला है आपका साइनोनिम बताना है, किसका, कैप्रिशियस का साइनोनिम बताना है। आप बताओ कैप्रिशियस का क्या मतलब होता है। देखो, कैप्रिशियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका मूड हमेशा बदलता रहता है, एक मूड पर फिक्स नहीं रहता। अभी मूड कुछ है, आधा घंटा बाद मूड कुछ हो जाएगा, आधा घंटा बाद मूड कुछ हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को कैप्रिशियस कहते हैं, ठीक है। इसका साइनोनिम बताना है, तो साइनोनिम क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब जो आर्बिट्रेरी लोग होते हैं ना, वो भी अपने मन के होते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, मूड फिक्स इनका भी नहीं होता। तो कैप्रिशियस का साइनोनिम आर्बिट्रेरी। स्टेबल मतलब एक मूड पर फिक्स होगा वो। कॉशस का मतलब बहुत सतर्क होगा। स्ट्रीट फास्ट मतलब क्या हुआ, बहुत दृढ़ निश्चय वाला होगा। तो यही आर्बिट्रेरी होता है, जो अपने मन का होता है, मनमाना होता है। तो कैप्रिशियस का साइनोनिम वही होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है एंटोनिम बताना है आपको अंडरलाइन पोर्शन का। अंडरलाइन क्या है, लाइफलेस। लाइफलेस मतलब जिसमें कोई जान नहीं होती, जो बेजान होता है। हिज ग्रे लाइफलेस आइज वर संकन, उसकी ग्रे लाइफलेस मतलब आंखें, बेजान सी आंखें। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। पॉइंटेड कि जिसकी ओर इशारा किया गया हो। लैप्स का मतलब जो हम चूक जाते हैं उसको कहते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो, जो विलुप्त प्राय हो गया हो उसको कहते हैं। तो वाइब्रेंट होगा फुल ऑफ लाइफ और वो लाइफलेस है। आ जाओ 21 से लेकर के 25 के बीच में। तो 21 से 25 तक के बीच में होता क्या है, देखो यही है क्लोज कम्प्रीहेंशन। एक पैराग्राफ, 5 खाली जगह हैं, उनको भरना है। तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है लुसियाना। लुसियाना होस्ट्स वन ऑफ द डैश वेल नोन सेलिब्रेशंस मार्डी ग्रास। लुसियाना ने एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट, ऐसे ही लगेगा और क्या सुपरलेटिव। देखो वन ऑफ द लगा दिया है, वेल नोन लगा दिया है, तो कुछ कर नहीं सकते। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन, यहाँ कंपैरेटिव नहीं लगेगी। वन ऑफ द सम वेल नोन, ऑल वेल नोन नहीं, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सेलिब्रेशंस, ये तो आप अपने आप लगा लिए होगे, ठीक है। तो वेल नोन सेलिब्रेशन जिसको मार्डी ग्रास कहते हैं। आगे बताइए कि मार्डी ग्रास एक फ्रेंच वर्ड है, किसके लिए, फैट ट्यूसडे के लिए, ठीक है। फैट ट्यूसडे कोई एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, उसी को मार्डी ग्रास कहते हैं फ्रेंच में।
इन्होंने कहा कि दिस डैश इज समटाइम्स कॉल्ड श्रोप ट्यूसडे, इसी को कभी कभी श्रोप ट्यूसडे भी कहते हैं। तो दिस क्या है, दिस फेस्टिवल होगा, दिस ओकेजन होगा, ये इसी तरह का कुछ होगा। आगे इन्होंने कहा डैश वियर मास्क एंड कॉस्ट्यूम्स, लोग, यहाँ पे लोग आएगा मतलब एक कोई त्यौहार होगा जिसमें लोग मास्क पहनते हैं और कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ठीक है, और यहाँ कामा होगा, फुल स्टॉप नहीं। ओवरटर्न सोशल कन्वेंशंस, अब सोशल कन्वेंशन को चेंज कर देते हैं, डांस करते हैं, ऑर्गेनाइज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, परेड ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आएगा क्या, लोग ऐसा करते हैं। अब आगे तो कोई लिखा है रिलेटेड पॉपुलर प्रैक्टिसेस, इससे रिलेटेड जो दूसरी पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं, डैश एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशंस बिफोर द फास्टिंग एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, तो उसमें लोग फास्टिंग वास्टिंग करते हैं, कुछ रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड होते हैं। एसोसिएटेड डैश द पोटेंशियल, अच्छा तो एसोसिएटेड के बाद क्या लगता है, फिक्स लगता है, विद होगा, पक्का लगा लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला वाला तो हो चुका है ना, वन ऑफ द मोस्ट। दूसरे वाले में आ जाओ, क्या करना है, ये यहाँ वाले पे, दिस डैश इज समटाइम्स कॉल्ड श्रोप ट्यूसडे, दिस वोकेशन व्यवसाय होता है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। वेकेशन मतलब क्या होगा, छुट्टी हो गई, तो ये वेकेशन क्या होता है, वेकेशन होता है जब 8-10 दिन का होगा, जबकि ये 1 दिन का है, 1 दिन का है तो वेकेशन नहीं होगा। हॉलीडे हो सकता है, यस हॉलीडे होगा, ठीक है, और वेरिएशन अंतर हो जाएगा तो ये हॉलीडे के लिए आप लगाओगे, 1 दिन क्या है तो इसलिए हॉलीडे लगाएंगे। दूसरा हो गया, थर्ड नंबर पे आ जाओ, देखो क्या करना है, ये रहा थर्ड नंबर, ठीक है। डैश वियर मास्क एंड कॉस्ट्यूम्स, लोग मास्क और कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो एनिमल्स पहनते हैं क्या, नहीं, कि बर्ड्स पहनती हैं, नो, पीपल पहनते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स नहीं। तो लोग मनाते हैं त्यौहार भाई, इसमें एनिमल बर्ड्स और प्लांट्स नहीं पहन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अगला है फिलर नंबर 4, यहाँ देखो क्या लगाओगे, रिलेटेड पॉपुलर प्रैक्टिस डैश, तब देखो प्रैक्टिसेस लिखा है, प्रैक्टिसेस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अभी ये तो लग गया, नहीं गया काम से, ठीक है। अब है हैव और वर, तो यहाँ लिखा है डैश एसोसिएटेड विद, हैव एसोसिएटेड विद होगा नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस हो जाएगा, जबकि प्रैक्टिसेस इस काम को खुद नहीं कर रही हैं, तो पैसिव वॉइस हमें रखना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस नहीं, हैव लगाएंगे तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, नहीं बना पाओगे। वर या विल बी, वर एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशंस या विल बी एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशंस, तो पहले की बात बता रहे हैं, काफ़ी पहले की, ऐसा सब हुआ करता था, तो क्या लगाओगे, वर एसोसिएटेड लगाओगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, अब आपका ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, 5 वाला। एसोसिएटेड के बाद मैंने बता ही दिया था कि विद लगेगा, एसोसिएटेड विद, एक ही ऑप्शन ही बचता है, उसके लिए कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए 25 क्वेश्चन, क्या उन सी डेट के 6 जून का शिफ्ट कौन है, 2 है, ठीक है। इसके भी 25 क्वेश्चन हो गए। अब 16 जून का थर्ड वाला बचा है, जो कि हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग आज रात में 10 बजे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।